sharing. Vicky, sharing option. चलिए, let's start here. मैंने आप लोगों को सेक्शन नंबर 30 तक कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। जिनका 30 तक नहीं हुआ है वो लोग फिर से मेरे पास आएंगे और आई विल स्टार्ट, उनको 30 से मैं बताना स्टार्ट करूंगी। ओके, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम 31 नाउ। मैम आज दोबारा से करेंगे स्टार्ट सारा? नहीं बेटा, सेक्शन नंबर 31 जिनका छूट गया है मेरे पास से वो लोग आ जाए, मुझे बता दे तो उनको मैं सिखाऊंगी अलग से। अभी वो टाइम नहीं है कि मैं फिर से 30 सिखाऊं ना। 30 तक कंप्लीट किया हुआ था मैंने, अच्छी तरह से याद है मुझे। उसमें 30 तक कंप्लीट किया था ना अपन ने? यस मैम, वैल्यूएबल सिक्योरिटी तक। ओके, अब 31 से जैसे आप आ जाओगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। 21 याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है और कौन नहीं, है ना। ये स्क्रीन मेरा साथ क्यों नहीं दे रही आज? चलो आ गई मैं 31 पे, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। लेट्स बिगिन सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 विल के बारे में बताता है। तो विल क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय विल? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इट्स अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। जब कोई मरने से पहले और जब कोई विल करके जाता है तो वो लीगल होता है, और जब मरने के बाद जो है वो विल को पढ़ा जाता है। प्लीज ऑफ योर माइक। सेक्शन नंबर 2 का एच क्या बोलता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट। आपको पता है, मैं आप लोगों को एक लॉ पॉइंट भी बताती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अपने बैरक में लिख लो। विल इज अ लीगल intention of the testator with respect to his property which he desired to be carried into effect after his death। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट एक बात बताती हूँ कि समझ के लेने वाली बात है। इंडियन सक्सेशन एक्ट, अब इंडियन सक्सेशन एक्ट में अगर समझो विल नोटराइज्ड है, अगर विल नोटराइज है तो हमको कोर्ट से क्या करके लेना पड़ता है बता दूं आपको मैं? हम लोग प्रोबैट करके लेना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोबैट का मतलब क्या होता है? विल जो, अगर समझो कहीं पर विल रजिस्टर्ड है तो हमको क्या करना होता है पता है आपको? प्रोबैट तो हम तब करते हैं जब विल नोटराइज होती है, जब विल की रजिस्टर्ड नहीं होती है ना। लेकिन जब विल रजिस्टर होती है उसके बाद भी हम लोग अगर डिक्लेरेशन लेते हैं कोर्ट से तो उसको लेकर हमको क्या फाइल करना पड़ता है पता है आपको? उसमें पता है आपको? नो मैम। नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। हम लोग कोर्ट से सर्टिफिकेट लेते हैं जिसमें हम लोग क्या फाइल करते हैं? इट्स नॉट अ प्रोबेशन, वो प्रोबैट नहीं होता, पर नोटराइज विल को लेकर हम लोग एक सर्टिफिकेट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि जैसे वो विल रजिस्टर्ड है, समझो किसी का ऑब्जेक्शन है या कुछ भी है तो उसको लेकर हम लेटर ऑफ फाइल करते हैं, ठीक है। लेटर फाइल करते हैं हम लोग। ये मैं बताऊंगी कैसे फाइल करना पड़ता है, फिलहाल समझो। तो मैंने आपको बता दिया कि विल इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी। अब जब विल सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी होती है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, लेकिन देखो ना सेक्शन नंबर 31 हम लोगों को कितना ये बोल रहा है कि क्या विल सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर होती है क्या? नहीं ना, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर भी होती है, इमूवेबल को भी लेकर होती है, एसेट्स को लेकर भी होती है। समझो हमारी जो गोल्ड होता है, हमारा जेवर होता है, हमारे डायमंड्स होते हैं,
हमारे गोल्ड सेट्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, जो भी होता है, तो क्या उसको विल में इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसको क्या माना जाएगा? इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी। व्हाट, यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी का कहने का मतलब क्या होता है? मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जब भी आप लेते हो तो प्रोबैट प्लस आप लेटर ऑफ इंटीमेशन करते हो, जिसमें अगर विल रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसमें जाते हो प्रोबैट करने के लिए। ओके, समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. क्योंकि मुझे नहीं समझ रहा है, आप लोगों को समझ रहा है। मैम, हाँ, अगर प्रोबेट करा लिया है और वो विल गलत है तो उसको कैसे करेंगे? प्रोबैट करने के बाद में विल अगर गलत है, ठीक है, यस मैम। उसके बाद में आप लोगों को जब भी प्रोबैट हो रहा था ना, तो क्या करना पड़ता है? पार्टीज लेनी पड़ती है सूट, मतलब जैसे प्रोबैट कैसे सूट कैसे हमने देखा है ना, सूट यस कैसे मैम। फाइल करते हैं, आपने देखा है ना सूट कैसे फाइल यस करते मैम। हैं, यस मैम। देखा है ना आपने? यस तो मैम। प्लेन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि कैसे होता है। उसमें हम लोग अगर किसी का ऑब्जेक्शन, जैसे हम लोग पार्टीज को डिफेंडेंट में रखते हैं, ऑपोजिट में हम लोग क्या करते हैं? उनको डिफेंडेंट में रखते हैं। अगर उनका ऑब्जेक्शन नहीं आया, बिल प्रोबैट हो गई, तो उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब मैम प्रोबेशन से पहले उन पे नोटिस जाता है कि ये हाँ, प्रोबेट उनको करा। ऑब्जेक्शन लेना रहता है, उनको नोटिस जाता है, उनको ऑब्जेक्शन लेना रहता है ओके कि मैम। तुम ऑब्जेक्शन ले लो ना, अभी इट्स टाइम पीरियड, इफ यू कैन टेक ऑब्जेक्शन आप ले लो भले, नो ओके। प्रॉब्लम। और अगर नहीं लिया तो फिर फॉर्जरी का केस बन जाएगा। अगर नहीं लिया और उसके बाद में पता चला कि फॉर्ज विल है, और इवन आफ्टर दैट, तो हम लोग फॉर्जरी का केस कर सकते हैं, चीटिंग का केस सकते हैं। 420, 463, 471 के अंदर आप पुलिस कंप्लेन करोगे। ओके और मैम। सिविल में जाकर आप प्रोबैट होने के बाद में, जब प्रोबैट हो गया तो सिविल में क्या करोगे आप? सिविल में तो उसने डिक्लेरेशन ले ली ना विल की, यस मैम। तो विल के लिए हमारे पास ऑप्शन क्रिमिनल बचता है उसके बाद। तो आप यस। क्या करोगे कि इनकेस प्रोबैट होने के बाद भी वो विल झूठी है और आपने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं दिया था, तो आप उसको लेकर अपील कर सकते हो। ओके तो मैम। लेकर अगर आपको टाइम पे पता चल गया तो ये विल जो थी, जो प्रोबैट विल करवाई गई थी, दिट्स अ फॉर्ज विल, और ये बनावटी है, ये बोगस है, इसको इलीगली प्रिपेयर किया गया है, तो ऐसे करके जो अंगूठा है या फिर जो सर्टिफिकेट होता है ऑफ द डॉक्टर, वो मैनेज करके किया गया है, ऐसे अगर हमने अपील में जाके कर लिया तो कहीं ना कहीं आप बच जाओगे। ठीक है, ओके मैम। चलो ना, सेक्शन नंबर 32 क्या बोलता है? आप सभी को समझ रहा है ना? यस मैम। मैम लेटर ऑफ आपने क्या बोला था? देखो इसमें कैसे होता है ना, जब विल नोटराइज्ड होती है और जब विल रजिस्टर्ड होती है, तो उसमें दो प्रोविजन होते हैं। विल अगर रजिस्टर्ड होती है तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट कोर्ट को करने के लिए लगाते हो? विच डॉक्यूमेंट यू कैन फाइल टू गेट अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट, ये मैंने कहा था। ठीक है, रजिस्टर्ड विल के लिए आप क्या करते हो? बताओ बताओ, मैंने क्या बोला वो मैम एक तो प्रोवाइड करा के लेते हैं। मैम लेटर ऑफ कुछ था। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मे बी। मैम आप नहीं सोचती हो? तो बैठ के बाद तो आपने बताया था ना लेटर ऑफ इंटीमेशन। मेरे को अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे? मतलब मैं इतनी देर से म्यूटेड हूँ, मैं बोल रही हूँ अनम्यूट करो मैम मैसेज। मैम हाँ, आप ऑलरेडी हो चुकी हो, हम नहीं किए। पता नहीं है कैसे हो गया फिर। चलो मैं बता देती हूँ, मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं अभी मोबाइल से करने वाली थी पर मैसेज आ गया। चलो मैं बता देती हूँ कि जब बिल रजिस्टर्ड होती है तो आप क्या करते हो? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
और जब विल रजिस्टर्ड नहीं होती है तो आप क्या करते हो? प्रोबैट। मैं यहां से भी लॉग इन करती हूँ, मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहा है आप लोग क्या करते हो। समझा? यस मैम, अगर होती है तो प्रोबैट, नहीं होती तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहले वो लिखो, नोटराइज्ड विल को क्या होता है और रजिस्टर्ड विल को क्या होता है बेटा। Recording in progress. ठीक है? यस मैम। चलो अब ठीक है, मुझे तो तभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है अंदर। ओके, सेक्शन नंबर 32 आते हैं। 31 इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन विल, रजिस्टर्ड, नोटराइज दोनों को लेकर मैंने आपको बता दिया। यस मैम, रजिस्टर्ड होगी तो प्रोबैट कराएंगे और ना रजिस्टर्ड होगी तो Notify आप होगी तो लेटर ऑफ probate कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, नोटराइज होगी तो प्रोबैट कराओगे। प्लीज कंफ्यूज नहीं हो ना बेटा। ओके मैम, हो गया। हाँ लावण्या, तो इंटीमेशन होएगा ना मैम प्रोबैट होने के बाद? प्रोबैट होना अलग चीज होती है, दो चीज है, दो चीज। तुम घड़ी घड़ी यहाँ पे क्यों नहीं समझ रहे हो? विल रजिस्टर्ड लिखो, तुम मेरे सामने लिखो, लिख दिया है मैम। विल रजिस्टर्ड होगी तो आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में फाइल करोगे, ठीक है? विल रजिस्टर्ड नहीं होगी, नोटराइज होगी तो आप फाइल करोगे प्रोबैट। मैम यू आर म्यूटेड। मैम म्यूट है। हाँ मेरे को कॉल आया था। चलो लिखो, प्रोबैट चीज अलग होता है और बेटा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। लावण्या पहले ये समझो, प्रोबैट के मैम? बाद क्या करोगे वो नहीं होता। एक चीज के लिए एक ही केस किया जा सकता है, हम पढ़ के आए थे, है ना? तो आप दो बार तो नहीं कर सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप समझ गए, नोटराइज होगी तो आप कोर्ट केस में क्या फाइल करोगे, अगर Probate. रजिस्टर्ड होगी तो आप क्या करोगे। Yes, समझा? ma'am. समझा? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. पूजा समझा? यस मैम। हाँ, अपने बैरेक्स में लिख दो ये बात। चलो सेक्शन नंबर 32 आईपीसी क्या बोलता है? इंक्लूड इलीगल ओमिशन इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। जहां पर भी कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर होती है, यानी कि कुछ ऐसी बात है जो हमें अलग दिखती है, तो वहां पर हम उसे इलीगल ओमिशन कहते हैं। नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर जब सेक्शन 32 के बाद आप 33 पढ़ोगे ना तो ओमिशन का डिटेल आपको समझ में आ जाएगा कि ओमिशन है क्या, ठीक है? द वर्ड एक्ट डिनोट्स वन ऑफ द सर्वल एक्ट्स एज एन एक्ट। अभी एक्ट सर्वल एक्ट्स का मतलब क्या होता है? एक ही एक्ट होती है क्या? एक ही चीज होती है क्या? बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी, है ना? द वर्ड ओमिशन डिनोट्स वन ओमिशन और सर्वल ओमिशन एज ओमिशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्ड ओमिशन है वो सिर्फ एक ही ओमिशन नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, सर्वल ओमिशंस हो गए। एक ही बात छुपाई नहीं जाएगी और बहुत सारी बातें भी छुपाई जा सकती है। तो एक बात अगर ओमिट करते हैं तो दूसरी बातें भी ऑटोमेटिकली ओमिट हो जाती है, तो वर्ड ओमिशन। नाउ सेक्शन नंबर 34, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुमको बहुत कंफ्यूज होता है ना, 34 क्यों लगाया, सब जगह 34 क्यों आता है? जैसे विकी मुझसे पूछ रहा है कि मैम हर जगह सिर्फ 34 क्यों आता है, क्या रीजन है 34 का, है ना? जैसे वो पूछता है मुझसे, तो मैं आपको बता दूं कि तो यहाँ पर जो सेक्शन 34 है इसको सिर्फ कॉमन इंटेंशन नहीं पढ़ा जाता। एक्ट्स डन बाय सर्वल पर्सन्स, सर्वल पर्सन में से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 50, ठीक है? मैम यानी मोर देन 2 होना चाहिए नहीं?
यस, मोर देन 2 होने चाहिए। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय अ सर्वल पर्सन, यानी कि ऐसा कोई कार्यक्रम, घटना जो घटी है उसमें सर्वल पर्सन है, यानी कि अधिकतर लोग हैं जिनका कॉमन इंटेंशन है कि ईच पर्सन इज लायबल टू एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ दे आर डन बाय हिम अलोन। यानी कि मैंने तेरे को कान में बोला, सुना आज इसको ऐसे करने का है, तुमने उसको बोला, पूजा को बोला आज सुना ऐसे करना है, उसने पूजा उष्मा को बोला सुना आज ऐसे करना है, तो हम सबकी मिली भगत थी ना, हमारी सब मिली भगत थी, यानी जिसे हम कहते हैं जॉइंट लाइबिलिटी। लेकिन माना क्या जाएगा कि तुम लोगों ने अलग अलग ये चीजें करी है, ठीक है। चोरी करने के लिए अगर हम एक जगह गए थे तो वो बाहर खड़ी थी, 4 जन अंदर गए, 2 जन ने ग्लास तोड़ा, 3 जन ने चाकू मारा, तो कहने का मतलब क्या होगा, इन सभी ने मिलके वही काम किया है जो एक ने किया है। तो ये नहीं देखा जाएगा कि इसने ग्लास तोड़ा, इसने चाकू मारा, लेकिन 34 के अंदर आप सभी को घसीट लिया जाए, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स देखो, इंग्रेडिएंट्स से आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें जो एग्जाम्पल्स लेंगे ना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी विथ एग्जाम्पल्स। सॉरी हाँ, अच्छा, यहाँ पर आप जॉइंट लाइबिलिटी के इंग्रेडिएंट्स देखोगे, क्या क्या होना चाहिए 34 के अंदर। जैसे हम लोग दाल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, दाल लेते हैं, सब बनाते हैं ना। अगर एक भी चीज मिसिंग होती है तो कैसे लगता है, अरे दाल तो अच्छी नहीं बनी है, कौन खाएगा ऐसी दाल, हम करते हैं ना। तो 34 में क्या क्या होना चाहिए, पहले तो होना चाहिए क्रिमिनल एक्ट, दूसरा होना चाहिए कि डन बाय सर्वल पर्सन्स, यानी कि हम देखेंगे क्रिमिनल एक्ट क्या होता है, सर्वल पर्सन्स क्या होता है, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि सबकी इंटेंशन एक ही है, करो चोरी, मारो, करो रेप, करो मर्डर, इंटेंशन एक ही है। पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सब होने चाहिए। जैसे हम लोग ले रहे हैं ना, तो उसमें पार्टिसिपेशन होनी बहुत जरूरी है। तो अब क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। आपके बैरक में नहीं है, बैरक मत देखो, यहाँ मेरे पास देखो, स्क्रीन पे देखो बच्चा, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना पूजा। देखो क्रिमिनल एक्ट जो हम इस्तेमाल हो रहा है सेक्शन नंबर 34 में, ये किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोलता है। ऐसा क्राइम जहां पर ग्रुप ऑफ पर्संस है, यानी 10, 15, 20, इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है। जहां पर क्राइम कमिट हुआ है बाय सर्वल पर्संस, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये क्राइम किया है। जब रेप होता है तो 4 से 5 लड़के भी तो होते हैं, 10 लड़के भी तो होते हैं ना उसमें। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम, कॉमन इंटेंशन क्या है, रेप करने का है, ठीक है। ईच ऑफ देम डूइंग सेम एक्ट, सेम एक्ट ही करते हैं। उसके बाद में सिमिलर और डाइवर्स, हो सकता है अलग अलग भी होए, छोटा होएगा कुछ बड़ा होएगा, पर वो एक्ट तो किया गया है ना। तो एक्ट क्या रिफर कर रहा है आपको, क्रिमिनल एक्ट। चोर के दाढ़ी में तिनका, जो सेक्शन नंबर 34 है, कि जो यूनिटी होती है क्रिमिनल बिहेवियर्स की, एक यूनिटी बनाते हैं ना कि आज तो हम चोरी करने रात को निकलने वाले हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है कि विच एन इंडिविजुअल विल बी पनिशेबल इफ देयर ऑल बी डन। देखो पनिशमेंट तो आप सभी को मिलेगी, 10 लोग करे चाहे 20 लोग करे, 50 लोग करे चाहे 100 लोग करे, पनिशमेंट तो मिलेगी। अकेले अकेले को धोपड़ा जाएगा, अकेले अकेले को मारा जाएगा, ठीक है। तो ये है क्रिमिनल एक्ट। अभी क्रिमिनल एक्ट डन बाय सर्वल पर्संस का मतलब क्या होता है, जहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मस्ट हैव बीन डन बाय सर्वल पर्संस का मतलब क्या होता है, बाय मोर देन वन पर्सन। सर्वल पर्संस का मतलब होता है बाय मोर देन वन पर्सन।
द नंबर ऑफ रॉन्ग मैक्सिमम कितना होगा? क्या बेटा? मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कितना भी, 50 हो सकता है, 100 लोग भी हो सकते हैं। चार्जशीट जब बनता है ना, 100 लोगों की भी चार्जशीट बनती है बेटा, 100 लोग भी हो सकते हैं मैक्सिमम देखोगे तो। लेकिन नंबर ऑफ रॉन्ग डूअर्स शुड बी एटलीस्ट, यानी कि 2 तो होने ही चाहिए। एटलीस्ट मतलब 2 तो कंपलसरी होने चाहिए वो सर्वल पर्सन में, तभी तो कॉमन इंटेंशन लगेगा। ठीक है ना, वो बोलते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, तो ये नेकी करो और दरिया में डालो तुम लोग। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन कैसे होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ प्री अरेंज प्लान, पहले से ही हमने प्लान बनाया है, आज हम ये करने वाले हैं। तो इसमें आप देखो कि ये केस लॉ है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, EIR 1945, PC 118। ठीक है, पटना कोर्ट का है। दिस केस इज ऑल्सो नोन एज इंडस रिवर केस, इसे इंडस रिवर केस भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था ना, कॉमन इंटेंशन था कि प्री अरेंज प्लान करके रखा था, कि इन्होंने आपस में कंसल्टेशन किया था, ग्रुप बनाया था कि आज हम ये तो करके ही रहेंगे। ओके, अब इसके बाद आता है पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट। अब उस्मा बोले कि मैं थोड़ी उधर थी, विकी बोलेगा मैं थोड़ी उधर था, मुझे नहीं मालूम बाबा, मुझे नहीं मालूम। तो लॉ क्या रिक्वायर करता है कि अक्यूज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, अक्यूज मस्ट बी प्रेजेंट, जो घटना जहां पे घटी है वहां पे अक्यूज ऑन द स्पॉट होना चाहिए। कब? ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ द क्राइम। इसका मतलब क्या है, जब क्राइम हो रहा है उस समय अक्यूज वहां पे मौजूद होना चाहिए। और कैसे? टू टेक पार्ट इन द कमीशन, जो उसको करना है। इट इज इनफ कि अगर वो आजू बाजू में भी प्रेजेंट है, मतलब उस क्रिमिनल एक्ट में वो प्रेजेंट है, ऑन द स्पॉट तो है, भले वो दूरी भी खड़ा है, झाड़ के पीछे छुप गया है या कहीं अपने आप को रख के बैठा है। ठीक है, मैम या अगर किधर को? 10 किलोमीटर दूर हुआ तो? क्या क्या? 10 किलोमीटर दूर हुआ तो? 10 किलोमीटर? अपने 10 देखो, किलोमीटर दूर हुआ तो? 10 तो सुनो, ऑन द स्पॉट का अकरेंस ऑफ द क्राइम, यानी कि वो आजू बाजू में 10 किलोमीटर के रेडियस पे भी है ना, तो भी ये समझा जाएगा कि ऑन द स्पॉट वो है। आजू बाजू में कहीं भी होने दो, हाँ वो कहीं और बैठा है, समझो दिल्ली में बैठा है और पूना में कुछ हो रहा है, तो ये ऑन द स्पॉट नहीं है, स्पॉट पे होना चाहिए, स्पॉट स्पॉट स्पॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या मैम बट बोला पता है? वो वॉच तो कर रहा है ना ऑनलाइन। हाँ तो देखो ना यहाँ पे CCTV मैं आगे देख रहा बता है। रही हूँ। मीटिंग ऑफ माइंड है ना, तो वो हुआ ना, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है। तो देखो ना, इसलिए तो मैं आपको ये प्रायर मीटिंग ऑफ टाइम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता रही हूँ ना बेटा, सुनो तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला यहाँ पर, दैट इट इज एसेंस ऑफ द सेक्शन, ये एसेंस है सेक्शन का, दैट द पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि जब क्राइम हो रहा है ना, फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी कि फिजिकली आप वहां पे होने चाहिए। ही नीड नॉट बी प्रेजेंट इन द एक्चुअल रूम, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल रूम में रहे। ही कैन फॉर इंस्टेंस स्टैंड गार्ड बाय गेट आउटसाइडर, यहाँ पे वो गार्ड बन के बाहर खड़ा है या आउटसाइड रुका हुआ है, रेडी टू वॉर्न, ए सुनो 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 पुलिस आ रही है भागो, और अप्रोच कर रहा है, डेंजर डेंजर डेंजर, या कार में वेट कर रहा है, या नियर बाय रोड है, या रेडी कि वो ऐसा फैसिलिटी बना रहा है कि ये लोगों को बाहर निकाल के भगा सकूं। ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द सीन, वो सीन में प्रेजेंट होना चाहिए, वो अकरेंस होना चाहिए और एक्चुअली पार्टिसिपेट होना चाहिए उस कमीशन ऑफ द ऑफेंस में, कुछ वे से या कुछ अदर वे से, कि एक्चुअली जो क्राइम हुआ है वो हुआ है। देखो आप जो मेरे से पूछ रहे हो ना, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर द पार्टिसिपेशन, पर हर एक केस में नहीं, बट नॉट इन ऑल द केसेस। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है,
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि देखो यहाँ पे लोग मिलने चाहिए आपको, तो समझा जाएगा वो क्राइम के स्पॉट पे है। मैंने आपको बता दिया, गेट के इधर खड़ा है, वार्न कर रहा है, डेंजर के लिए बोल रहा है, कार में बैठा हुआ है, रोड साइड है, यहाँ फैसिलिटी बना रहा है। तो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन हर केस में नहीं। ठीक है नो, इसमें बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर AIR 1925 का केस है। ये लीडिंग केस था ऑन द पॉइंट कि जहां पर देखो ये मर्डर केस के बारे में है। तो आप देखो इसमें क्या बोलता है कि इस केस में ऐसे हुआ था कि सर्वल पर्सन्स अपीयर हुए थे पोस्ट मास्टर के सामने, जो पैसे काउंट कर रहा था टेबल पे और डिमांड कर रहा था पैसों की। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था ना, सर्वल पर्सन्स अपीयर्ड, आए थे किसके सामने, सब पोस्ट मास्टर के सामने। वो क्या कर रहा था, वो पैसे काउंट कर रहा था, कहां पर, टेबल पे, और क्या कर रहा था, पैसे की डिमांड कर रहा था। तो इन द मीन टाइम दे ओपनड अ फायर, किल्ड द सब पोस्ट मास्टर एंड रैन अवे विदाउट टेकिंग एनी मनी। उन्होंने क्या किया, उस समय के दौरान उन्होंने फायर का ये कर दिया और बिना पैसे लेके भाग गए। ठीक है, बरेंद्र कुमार वॉज हाउएवर कॉट विद अ पिस्टल, उसके हाथ में क्या थी, पिस्टल थी, और उसने वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, उसके बाद उस पुलिस को दी गई। तो अक्यूज उसमें किस सेक्शन में ट्राई हुआ, 302 और 34। क्यों, अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन ही वॉज वन ऑफ द 3 men, यानी उन 3 लड़कों में से वो एक था जिसने सब पोस्ट मास्टर को फायर लगाने का ये किया। अक्यूज ने डिनाई किया ये चार्ज कि वो जो ग्राउंड है वो वहां पे सिर्फ खड़ा था, उसने कुछ फायर वायर नहीं लगाया। तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया कि जो सेक्शन नंबर 34 है वहां पर जो ये एप्लीकेशन व्हेन द अक्यूज पर्सन, उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट तो किया ना, प्री अरेंज प्लान तो था, पहले से प्लान करके ही तो घुसे थे ना वो लोग कि अंदर जाएंगे, पैसा वैसा लिया नहीं, लगा दिया लंका। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ द क्राइम है जहां पर हुआ है। तो ये क्या है, कॉमन इंटेंशन डेवलप हुई ऑन द स्पॉट। तो ये एक्सेप्शन है, जनरल रूल जनरली said that a common object may develop on the spot but a common intention cannot। यहां पर ये बोलना है इनका कि ये जनरल रूल है कि एक कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो डेवलप किया जा सकता है उसी समय ऑन द स्पॉट, पर कॉमन इंटेंशन को नहीं किया जा सकता क्योंकि प्री अरेंज प्लान है ना, वो पहले से ही करके आते हैं। तो बट यहाँ पे बोला गया कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां पर कॉमन इंटेंशन डेवलप कर सकती है सडनली ऑन द स्पॉट, एंड सच कॉमन इंटेंशन फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, देखो हर केस और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होता है, तो अक्यूज्ड पर्सन को उस केस में लिया गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सेम केस यहाँ पे उठा के लेके आए गए कि जहां पर ये लोग ऑन द स्पॉट और कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे, प्लस में हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिखाऊंगी, डू नॉट वरी। कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। सुप्रीम कोर्ट फिर क्या बोल रही है कि कॉमन इंटेंशन जगह पे हो सकता है, ऑन स्पॉट आता है। आफ्टर द ऑफेंडर्स गैदर्ड दैट, यानी कि जो चोरी करने के लिए ऑफेंडर्स गैदर हुए थे तो ऑन द स्पॉट भी तो होगा। अब प्रीवियस प्लान जरूरी नहीं है कि वहां पे मिले चल रहे आज चल के डाका मार के आते हैं, जरूरी नहीं है प्रीवियस प्लान हो। तो कॉमन इंटेंशन में बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज, और उसमें केस के सर्कमस्टेंसेस को देखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा केस में प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये कहा कि कॉमन इंटेंशन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो आप लोग पढ़ते हैं इज द प्री मेडिएटेड, यानी पहले से जो मीटिंग ऑफ माइंड जो है
क्राइम करने के लिए, प्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है क्राइम करने की जो बात कही गई है। नो डाउट द कॉमन इंटेंशन कैन ऑल्सो बी फॉर्म ऑन द स्पॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता, प्री प्लानिंग होना जरूरी है। खड़े खड़े चार दोस्त मिल गए, चल आज ये करते हैं, लड़की देखी ना, दो चार पांच जनों ने मिलके उधर जगह पे प्लान कर दिया, आज इसका रेप करेंगे। होता है ना, होता है ना बेटा। उस्मा गेटिंग माय पॉइंट बच्चा? यस मैम। चलो, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपसे कहा ना कि हम डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या है। तो इसमें वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो केस है, उन्होंने सेक्शन नंबर 34 और 149 को लेकर क्या बताया है, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बारे में क्या बताया है। नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि 34 और 149 में डिफरेंस क्या है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट है क्या भाई। सिंपल 34 हम बोल रहे हैं कि कॉमन इंटेंशन है, 149 कॉमन ऑब्जेक्ट है। ये तो मतलब बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप सेक्शन अगर पढ़ोगे आगे 149 पे चलोगे तो मेरे को बताओगे मैम 34 जो पढ़ के आए थे कॉमन इंटेंशन को विद कॉमन ऑब्जेक्ट, है ना। लावण्या, इतना सर दर्द हो रहा है बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, चेहरे से भी लग रहा है। कोल्ड की वजह से हो रहा है मैम। हाँ लग रहा है। सेक्शन नंबर 34 मेंशन करता है रूल ऑफ एविडेंस एंड डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस। देखो सेक्शन 34 जो है ना आपको सबूत देता है, सबूत देता है, और 149 क्या कर रहा है आपको, हम देखेंगे, वो आपको ये नहीं बता रहा है स्पेसिफिक ऑफेंस को लेकर, लेकिन 149 आपको स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में उसके साथ में सबूत दिया जाता है, सबूत विद स्पेसिफिक ऑफेंस। लेकिन कॉमन इंटेंशन का मतलब ये नहीं होता, वो आपको सबूत देगा लेकिन स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में नहीं, ठीक है। कॉमन इंटेंशन जो 34 में आता है वो किसी भी काइंड का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है उसका एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो है, मस्ट बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेंशन, यानी कि जो बात हुई है ना उसमें वो मेंशन्ड होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 34 रिक्वायर्स अ प्रायर मीटिंग। अभी 34 में हमने क्या देखा कि प्रायर मीटिंग होनी चाहिए, प्रायर ऑफेंस की तैयारी होने के लिए बिटवीन द मेंबर्स। 149 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली बना दिया, सफिशिएंट है। गवर्नमेंट के काम में अड़थड़ा डाल के उधर बम्बाटा बांटना चालू कर दिया, सफिशिएंट है। इट इज मैंडेटरी फॉर सेक्शन 34। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है। इट इज मैंडेटरी मतलब कंपलसरी 34 में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, लेकिन 145 में कितने पर्सन होने चाहिए, 5 पर्सन होने चाहिए। सेक्शन नंबर 34 जो डील कर रहा है आपको वो पब्लिक इन जर्नल करता है, और 149 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। जब हम 149 में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को और भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 34, 149, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, समझ में आया? यस मैम। मैम ये 498 में 34 लगाते हैं, हाँ बेसिकली आजकल यही चल रहा है हाँ 34। हाँ, क्योंकि उसमें क्या करते हैं ना, सास ससुर उनको लगा लेते हैं ना, ससुराल को लपेटते हैं उसमें इसलिए। सास को आम लेते लोगों को हैं, सुना ही ससुर को रहता है। लेते हैं, देवर जी को लेते हैं, देवरानी जी को लेते हैं, तो उनको लपेटने के चक्कर में इसके लिए 34 लग जाता है ना। वो तो पता है पर इसका इलाज चाहिए मुझे। इलाज हाँ 498 ये में तो
498 में और 125 में। देखो इसका इलाज तो जब भी कानून बनाएगा तभी हम कर सकते हैं। इसका इलाज जज के पास खुद के पास नहीं है। एक जज जब खुद ही है। डाइवोर्स देने गया था इस बात को लेकर, ये एक जज जो था वो खुद ही डाइवोर्स लेने गया था इस बात को लेकर, जो अपनी मम्मी को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गया और अपनी बीवी को डाइवोर्स देने बैठा है। सुना होगा ना ये स्टोरी, सबने सुनी होगी, इट्स अ कॉमन स्टोरी। हाँ, जब जज अपने आप को नहीं बचा सका, जब कानून का जो मेन उधर बैठा है वो इस चीज से नहीं छूट सका, तो अपन कहाँ के को ये है। 34 तो भाई तुमको कैंसिल कराने के लिए ऑप्शन है, ऐसा नहीं 34 लगाने के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर उसके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे 34 के, कि सास ने उसको थप्पड़ मारा, फिर उसमें ये दिखा दिया कि ननन जो है उसने उसको काटा, धक्का दिया, घर से बाहर निकाला, तो क्रिमिनल ये तो मैं इंग्रेडिएंट्स। ये तो मैं 498 में पहले से लिखा जाता है। अब हाँ 34 का ये ऑप्शन आ गया है ये तो कि है। लोग 34 अब स्टार्ट कर दिए हैं लगाना। अब थोड़ा सा ऐसे है कि डिस्चार्ज करने लगे हैं, अब होता है बिल्कुल 34 पेरेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मैंने तो बताया आपको कि डाइवोर्स पिटीशन में से माँ बाप का नाम निकाल के 34 को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो तौड़ तो है ना, ऐसे थोड़ी नहीं। मैंने तो ये केस लॉ भी शेयर की थी आपके साथ में, है ना। यस मैम। चलो सेक्शन नंबर 35 क्या बोलता है। अब 34 का तो क्लियरिटी आ गई आप लोगों को, 35 पे आते हैं। When such an act is criminal by reason of being done with a criminal knowledge or intention, ठीक है, जब कोई नॉलेज और इंटेंशन की बात आवे ना तो 35 तो दिमाग में ठोक डालो। जहां पर भी नॉलेज की बात आए, कौन से नॉलेज की, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, 35 आपको वहां पे 34 आपको इंटेंशन बताता है ना, तो यहाँ पर आपको उस चीज का ज्ञान है, नॉलेज और इंटेंशन। कोई भी एक्ट जब क्रिमिनल कोई रीजन से की गई हो, जिसका क्रिमिनल नॉलेज हो उस चीज का या इंटेंशन हो, और किया गए सर्विल पर्सन्स ने, ठीक है, तो ईच ऑफ सच पर्सन यानी कि एक एक बंदे को चुन चुन के मारा जाएगा यहाँ पर। क्यों? उनको इस बात का ज्ञान था, नॉलेज था, इंटेंशन थी उनकी, उनको वही चीज करनी थी। तो एक्ट वर डन बाय हिम अलोन, ऐसे समझा जाएगा कि उसने अकेले ने किया है, भले मिल के किया है पर तुमको सजा तो अकेले को मिलेगी ना, और यही देखा जाएगा कि तुमने ही किया है। देखो इंटेंशन तो तुम्हारा पहले से था कि आज रेप करना है, ठीक है, नॉलेज तो इनको पहले से ही था, आज तो रेप करके ही रहेंगे। तो इंटेंशन, नॉलेज, तो ये सेक्शन जो है जॉइंट लायबिलिटी के बारे में ये बोलता है कि इट मीन्स एन एक्ट जो किया गया हो, इंटेंशन और नॉलेज जिसकी जानकारी हो, all the persons will be charged as if one person would have done the act, यानी कि सारे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा किया जाएगा कि जो चार्ज किया जाएगा कैसे, सच एज इफ वन पर्सन वुड हैव डन द एक्ट, यानी कि एक ही बंदे ने किया है उसको पकड़ के सभी को सजा दी जाएगी। भले एक ने किया है तो सजा सबको मिलने वाली है, ठीक है। There are many offenses in IPC, बहुत सारे offenses होते हैं, Like जहाँ पर 376 read with 34. read with 34, फिर उसमें 406 हो गया, breach of trust डाल दिया, बहुत सारे सेक्शंस को अपन ये कर सकते हैं उसमें। तो देयर आर मेनी ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंदर अक्यूज को लायबल ठहराता है, जहां पर क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की बात की जाती है। तो इफ सच एन एक्ट इज डन बाय मोर देन वन पर्सन, यानी कि ये जो चीज ये जो अपराध किया गया है वो एक या एक से ज्यादा के लोगों से किया गया है, या एक से एक अधिक लोगों से किया गया है, तो ईच ऑफ सच पर्सन यानी कि एक एक पर्सन को ज्वाइन किया जाएगा कि उन्हें नॉलेज था, उन्हें इंटेंशन था, आओ तुम्हें बराबर हम सजा देते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर देयर इज नो कॉमन इंटेंशन, यहां पर कॉमन इंटेंशन तो है ही नहीं, है ना। तो अमॉन्ग्स द असेलेंट्स
एज इट रिक्वायर, जो हम लोगों को 34 की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन ज्वाइन होएगा क्रिमिनल एक्ट में, तो मेड पनिशेबल ओनली व्हेन डन विद अ डिस्टिंक्ट क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन विद द सेम नॉलेज और इंटेंशन लायबल। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो 34 और 35 में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो जो डिफरेंस है 34 और 35 के बीच में, कंफ्यूज हो जाता है यार, वहां पे भी तो कॉमन इंटेंशन है, यहाँ पर तो हम सिर्फ नॉलेज ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम सब सिर्फ नॉलेज ऐड कर रहे हैं। विक्की, वो सोनिया का मैसेज आ रहा है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। आज क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। विक्की, जी मैम। हम ना ऐसे करेंगे कि जो मीटिंग आईडी और ना पासवर्ड भी अलग से पहले ऊपर पेस्ट करेंगे। मैम उसमें डाला हुआ है पासवर्ड। हाँ मानती हूँ, लेकिन क्योंकि वो रीड मोर आ जाता है ना मैम, उसमें बात का दिखता नहीं है, सब लोग सिर्फ लिंक पे ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, वो देखते ही नहीं नीचे पोर्शन क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए अलग से सेपरेटली डालना चाहिए पासवर्ड वगैरह। हाँ 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 हाँ, बहुत सही बोल मैम रहे हैं। मैम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में तो दिया, सब कुछ दिया गया है। ठीक है ना, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ऐसे तो क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं ना। जी मैम। मैम किसको दिखा रहे हैं? वो सोनिया है ना, उसको ये तो ग्रुप में नहीं है। मैंने ज्वाइन किया ना, उसको मैंने ऐड किया है। आप हमारा जो ग्रुप है उसमें ऐड किया है मैंने उसको। पासवर्ड डाल देते हैं। 35 with sorry, the distinction between 34 and 35 is that 34 deal करता है only common intention, सिर्फ 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 सिर्फ, while 35 deal करता है with common intention which is a criminal in nature। 35 किसके साथ डील करता है? with common intention होने के साथ में क्रिमिनल होना चाहिए वो इन नेचर। मैम, यस बेटा। तो हम जो ऑफेंस लगाते हैं तो उसमें 35 रीड विद क्यों नहीं करते, 34 क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो तो कॉमन इंटेंशन के साथ में आ गया ना, तो वो तो और सिर्फ क्रिमिनल इन नेचर जो है वो आपको सिर्फ बताता है। 34 को कि वहां पे प्रेजेंस होना जरूरी है। यस, प्रेजेंस की कुछ 35 प्रेजेंस। में सिर्फ ये क्या बोल रही है उस्मा? हमारे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरे को भी नहीं आ रहा क्या बोल रही है ये। इलस्ट्रेशन में ये आएंगे बोल रही तब हूँ कि देखना। सेक्शन हाँ, आगे पता लेके नहीं आऊंगी क्या वापस बोली। 35 पे, मुझे भी नहीं समझ रहे। सेक्शन नंबर 36 पे आते हैं। इफेक्ट कॉज बाय पार्टी बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय कमीशन। ये 36 है ना, जो भी हम whenever causing of a certain effect or an attempt to cause that effect, illustration से आपको बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी जो मैं आपको यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही हूँ। is an offense, it is to be understood। ये समझने वाली बात है कि जो कॉज है वो इफेक्ट करता है किसी को भी पार्टली बाय एन एक्ट या पार्टली बाय ओमिशन, उसे समझा जाएगा कि वो सेम ऑफेंस है। तो कैसे? इलस्ट्रेशन देखो, ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ, ठीक है, जानबूझकर मार देता है। पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू जेड फूड, टू गिव फूड, यानी उसको फूड दिया, जहर जिसे कहते हैं ना, इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, यानी कि उसको खाना नहीं दिया, जहर तो नहीं दिया लेकिन खाना नहीं दिया। एंड पार्टली बाय बीटिंग, मार 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 के इन्हें क्या किया? मर्डर कमिट किया। तो ये सेक्शन जो है, कोई भी पर्सन जो करता है, यानी कि कोई ऐसा एक्ट या अटेम्प्ट करता है कि वो कॉज हो, वो होना चाहिए
या ओमिट करता है कोई चीज टू टेक प्लेस, जो इंजर करता है किसी भी पर्सन को उस एक्ट से, तो वो ये समझा जाएगा कि उसने वो एक्ट इंटेंशनली किया है, जानबूझ के किया है। समझो? मैम कोई ऐसा एक्ट जो आगे चल के ऑफेंस बन जाए, यही है ना 36? जो यस, जो ऐसा एक्ट हो आगे, वो मर्डर बन गया ना बेटा, मार मार के पहले खाना नहीं देना, फिर मारो 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 मारो, तो बेचारे ना मरने वाला तो मर ही जाएगा ना। समझो? इज देयर एनी प्रॉब्लम शिवा? No, ma'am. No, ma'am. Where is Lakshmi madam? She is not coming to the class. Yes, ma'am. She is in class, ma'am. She's in class. Where is Yes, she? ma'am. On your mic. If she's there, I wanted to see her. I can't find her anyways. No, she's not there in the class. Just left now, ma'am. Okay, just she left. Yes, ma'am. Okay. Sure. Now, section number 37. Cooperation by doing one of the several acts constituting an offense. समझो कि जब कोई ऑफेंस कमिट किया गया है सर्वल एक्ट्स के इस पे, यानी एक एक्ट नहीं है, बहुत सारी कांड करे हैं इसमें, सर्वल एक्ट्स बहुत सारे कांड हुए हैं इसमें। whoever intentionally, जानबूझकर, जो भी whoever intentionally, कोई भी जानबूझकर कोऑपरेट कर रहा है, कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, मेरे को मालूम है ऐसे कुछ हो रहा है, मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, होने दे होने दे होने दे होने दे, मैं देख रही हूँ मर्डर हो रहा है, मैं देख रही हूँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन देख के भी मुझे अंधा बनने का शौक है, आई एम बिकम ब्लाइंड। तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, इंटेंशनली कोऑपरेट कर रही हूँ कि ऑफेंस होने दूं, बाय डूइंग एनी ऑफ दोस एक्ट, कुछ भी करूं, या सिंगली करूं या जॉइंटली करूं या मिलके करूं या अलग से करूं या किसी पर्सन से करूं, तो वो ऑफेंस कमिट किया गया ऐसे समझा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग क्या है। ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड। ए और बी क्या कर रहे हैं, अग्री करते हैं, मान जाते हैं कि हम तो जेड को मारेंगे। किसको मर्डर करेंगे, जेड का मर्डर करेंगे। बाय सर्विली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन हिम अ स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन, यानी कि क्या किया, अलग अलग समय पर उसको स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन देते गए, डिफरेंट टाइम्स पे, कभी कभी दिया ऐसे, कभी दिया, वो डोज तो बढ़ते जाता है ना। ए एंड बी ने एडमिनिस्टर किया कि जो पॉइजन हुआ है, उन लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ है कि उनको क्या करने का है, जेड का मर्डर करने का है। उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ ना, दोनों ने मान लिया ना कि हम तो जेड को मार के रहेंगे, तो पॉइजन लेके मारो। तो जेड जब मर गया, जेड डाइज, जेड जो है वो मर गया, तो वो जो इफेक्ट था, जो सर्वल डोजेस ऑफ पॉइजन, एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, वो क्या था उनको पता था। तो ए और बी ने क्या किया, इंटेंशनली कोऑपरेट किया, एक दूसरे को कोऑपरेट किया। ठीक है, आज तेरे से नहीं हुआ क्या, चल मैं कर लेता, अच्छा तेरे से नहीं हुआ था, मैं दे देता। तो कमीशन ऑफ द मर्डर जो है, ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज, यानी उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया, मरा तो वो दोनों गिल्टी है ना उस ऑफेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों ने अग्रीमेंट किया। भले स्मॉल डोज किसने दिया, हाई डोज किसने दिया, मरो, दोनों मरेंगे ना। भले एक्ट उन्होंने सेपरेटली किया, लेकिन ऑफेंस तो हुआ, बोथ आर गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। समझा, एग्जाम्पल समझा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स। जॉइंट जेलर्स का मतलब क्या होता है कि जेल में जो जेलर्स होते हैं, है ना, जो जेल में अंदर जो कैदियों की रक्षा करने के लिए जो जेलर लोग रहते हैं ना, देखने के लिए, एंड एज सच हैव टू चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर alternately for 6 hours at a time.
यहाँ पे इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? उन्होंने चार्ज लिया है जेड का, ठीक है, अ प्रिजनर जो कि कैदी है, अल्टरनेटली 6 घंटा तू संभाल, 6 घंटा मैं संभालेगा। ए और बी ने एक इंटेंशन बना लिया था कि जेड को हम मार के रहेंगे। नोइंगली वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। 6 घंटे तू मार, 6 घंटे मैं मारता हूं। तो ये जो इफेक्ट था इलीगली ऑपरेटिंग ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस, यानी कि जिस जिस टाइम में अटेंडेंस हो रहा था, 6 घंटा वो दिख रहा था, 6 घंटा वो दिख रहा था, उन्होंने क्या किया, जेड को उन्होंने फूड सप्लाई नहीं किया, जेड डाइज इन हंगर। तो ए और बी दोनों गिल्टी है ना उसके मर्डर के, क्योंकि 6 घंटा वो संभाल रहा था, 6 घंटा वो संभाल रहा था, ऑपरेट तो किया ना एक दूसरे को। Hello, section 37 can read with 34 also, ma'am. See, there is a common intention. That's why I said we'll move. I'll tell you ahead also. I'm going to tell you all this. Okay, ma'am. Okay. So let's go through the illustrations first. I'm coming with 34 and 37. I will show you. Don't worry. A jailer has a charge of Z. एक जेलर है, उसको Z के, वो Z जो है उसका कैदी है, ठीक है। A intending to cause Z death, यानी कि उसने मन बना लिया कि मैं तो Z को मार के रहूंगा। इल्लीगली वो क्या करता है, ओमिट करता है, सप्लाई करने के लिए फूड नहीं देता। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे कि Z को क्या हुआ, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हो गई, उसको स्टारवेशन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको सफिशिएंट नहीं था ना वो, उसके वजह से वो मर गया। तो A is dismissed from his office, A को निकाल दिया उसके ऑफिस से, and B succeed him, and B without collusion and cooperation with A illegally omits, यानी कि उसने भी वही किया। तो knowing that is likely, उनको पता होते हुए कि Z इस चीज से मर जाएगा, कोई भी भूख से नहीं मरेगा क्या, तो B is guilty of the murder, but A did not cooperate with B, तो A is guilty, only guilty for the attempt to commit murder. समझो? Now Shiva, your question, you were saying about 34 and 37, so here I am for 34 and 37. That's why I said let me complete with the illustration. Beta, section number 37 and 34, एक former requires a common intention, okay, for a criminal act done by a several person. तो यहां पर क्या है, यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर है जो रिजल्ट करता है क्रिमिनल ऑफेंस को। तो ईच केस जो है वो लायबल हो जाता है फॉर द एक्ट डन बाय हिम अलोन। तो 34 एंड 37 डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके शिवा, Ma'am. Okay, ma'am. क्लियर क्लियर। हाँ, नाउ 37 जो डील करता है इंटेंशनल कोऑपरेशन, विच मे नॉट बी सेम एज कॉमन इंटेंशन। जो सेक्शन नंबर 37 है, इंटेंशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंटेंशनल, जानबूझकर इंटेंशनली कोऑपरेट करना, वो कॉमन इंटेंशन नहीं कहलाता। क्यों 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 क्यों? अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है बाय मींस ऑफ सर्विल एक्ट्स एंड पनिशेस सच कोऑपरेशन, प्रोविजो क्या बोलता है, इट कंसिस्ट इन डूइंग एनी वन ऑफ दोस एक्ट। कोई भी एक एक्ट कर लो, सिंगली कर लो, जॉइंटली कर लो, या किसी पर्सन से मिलके कर लो, तो वो ऑफेंस तो होना ही होना है। ओके, हेलो, तो मे नॉट बी इट अ कॉमन इंटेंशन। मैम यस, 37 में अमाउंट ऑफ मर्डर आ जाएगा। हाँ, यस। मैम गुड इवनिंग। मैम प्लीज एक बार ये और एक्सप्लेन कीजिए 37। यू हैव जॉइन नाउ डियर?
been trying to join, so I changed the device. It was not possible to join. It's raining. Okay. Okay. You're from Pune. Yes, ma'am. Where you are practicing in Pune? Under which lawyer? Who's your Ma'am, no, I senior? am independent. I am independent. You are independent. Yeah. So which type of cases you are seeing? Ma'am, I am a contract specialist, Okay. but I do practice in criminal side. Okay. In Shivaji Nagar court? Yeah, in Shivaji Nagar court. The reason I Okay. joined this was because I'm appearing for AOR and I need Okay. to visit these sections. That's why it's just you wanted to revise and see what Yes, it is. yes, ma'am. Nothing Yes. much. Okay, I got your point. Thank you so much, ma'am. We can meet in Shivaji Nagar because I'm always on Tuesday and Saturday. I'm mostly there in Shivaji Nagar only. Sure, ma'am. Sure, Yeah, sure. we can meet once. Okay. Sure, ma'am. We will. Sure. Okay. Okay. Now I'm going to come when I finish the class again back to 37. Let me come to Okay, 38. ma'am. Okay, Okay. ma'am. Because I need to explain you from the beginning 34, 35, 36, 31 say because you're not there. So you मैम need आप to see all आपने this. रिकॉर्ड किया है ना? I हाँ will हाँ मैंने listen to किया है. that. चलेगा मैम. Okay. No. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Section number 38. Persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses. अभी जो persons concerned है criminal act करते समय वो guilty होने चाहिए. एक offense थोड़ी होता है. एक सेक्शन पढ़ते हैं क्या हम लोग? कितने सारे सेक्शन आईपीसी में पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं. तो जब सर्वल पर्सन्स एंगेज होते हैं या कंसर्न्ड होते हैं इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, हो सकता है वो गिल्टी हो ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट. तो यहां पर आप इलस्ट्रेशन देखो कि अगर ए अटैक करता है जेड पर, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में of a grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. अभी जब हम culpable homicide amounting to murder not amounting to murder पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ. तो ए जब किसी को अटैक कर रहा है जेड, आपको पता है ना कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग का मर्डर हमको आगे पढ़ने का है. बी हैविंग अ इल विल टुवर्ड्स जेड and intending to kill him, उसका इंटेंशन था उसको मारने का, और not having been subject to the provocation, उसका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था प्रोवोकेशन को लेकर, वो असिस्ट कर रहा था A in killing to Z. तो यहां पर जो A और B है वो दोनों एंगेज थे डेथ जो Z है उसको मारने के लिए. तो क्या हुआ? B ने उसका मर्डर किया है और A कहां पे बच रहा है? ओनली कल्पेबल होमोसाइड. A is held for only culpable homicide. ठीक है. With this illustrations मैं आप लोगों को नोट्स भी सेंड करूंगी तो आप लोगों को और मजा आएगा पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं बोर हो जाओ. इसमें बाबा नंदा का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम कि 3 persons were engaged in an attack on the deceased. इसका मतलब क्या कि 3 लोग engage किए गए थे अटैक करने के लिए on the deceased यानी जिसको मारा गया है. ठीक है, मृत जिसे हम कहते हैं. While 2 of them were attacking him severely, 2 जन उसको धपाधप धो पड़े थे. और थर्ड अक्यूज जो था did not even use his लाठी, यानी कि उसके हाथ में लाठी होते कि भी उसने उसको लाठी तक नहीं यूज किया. 2 जन उसको मार रहे थे, तीसरा जन भी था, लेकिन लाठी होते हुए वो लाठी तक नहीं अप्लाई कर रहा था, मारने के लिए लकड़ी तक नहीं ले रहा था. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो फर्स्ट 2 गिल्टी है वो मर्डर के लिए है, क्योंकि सेक्शन 34 आ गया. हम सेक्शन 34 बोल रहे, भले तू वहां पे खड़े रहे पर तू था तो सही ना. तो थर्ड अक्यूज विल बी हेल्ड लायबल अंडर 304. तो इसको हम सेक्शन नंबर 38 के साथ में पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ज्वाइन किया गया है ना, उसको क्रिमिनल एक्ट के बारे में नॉलेज तो था और उसे पता तो था कि वो जो अक्यूज को जिसको मारने के लिए गया वो तो मरने ही वाला है. उनको पता ही था ना. समझा? बाबानंदा का केस समझा? इलस्ट्रेशन समझा? एनी डिफिकल्टी इन 38? तो मैं 39 पे चलूं. विथ इलस्ट्रेशन विथ केस लॉ आ रही हूं, हर सेक्शन पे देख लो आप.
विकी अच्छा लग रहा है? पक्का? यस मैम। ऐसे पढ़ा है आईपीसी कभी? मैम इतना किस तरह नहीं पढ़ेंगे। इतना तो कोई भी नहीं पढ़ता, पर हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ोगे, है ना। सेक्शन नंबर 39, वॉलेंटरीली। ये ना वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, सुन सुन के तो मेरा तो इरिटेशन होता है कि वॉलेंटरीली, वॉलेंटरी, अरे जब करना है तो करेंगे ना। वो जो चीज करना है उसका इफेक्ट तो आना है, कोई भी चीज का इफेक्ट तो होना ही है ना। तो वॉलेंटरीली का मतलब क्या होता है? व्हेन ही कॉजेड इट बाय मीन्स whereby he intended to cause it or by means at the time of employing those means he knew or had a reason to believe that उसको पता है कि वो कॉज तो होने वाला है। अब वॉलेंट्री का मतलब मैं आपको बता दूं कि वॉलेंट्री हर्ट होता है, वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट आपने सुना होगा। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखो कि ए सेट्स अ फायर बाय नाइट। ए आग लगाता है रात में किसी एक लार्ज टाउन के घर में। उसका पर्पस क्या था? वहां पे उसको चोरी करनी थी और लोगों को मारने का था। तो ए मे नॉट हैव बीन इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यानी उसको मारना नहीं था, पर चोरी करने के इरादे से तो गया था। इवन ही बी सॉरी कि अरे मेरे वजह से वो लोग मर गए, है ना। तो येट ही न्यू दैट इज लाइकली टू कॉज, उसको पता तो था ना। तो उसका डेथ जो है उसने क्या किया? वॉलंटरीली किया है, जानबूझकर। जान के भी मैं अगर कहूं कि मैं कुएं में कूदने वाली हूँ तो बड़ा वॉलंटरीली है ना ये। कि ये करने से ये होगा, हाँ रिजल्ट। पता है ना, जानते हो ना कि ये करने से ये हो। तो ये सेक्शन जब किसी पर्सन को वॉलंटरीली अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो जिस किसी को हार्म हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, या कोई मर सकता है, या कोई सॉरी फील कर सकता है, या किसी की जान जाने की लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, तो ऐसा कुछ होने के लिए तो लायबल तो होगा इस सेक्शन के अंदर, उसे कहते हैं वॉलंटरीली। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, बड़ा मजा आएगा इस एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए। A is driving at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर इन अ नैरो लेन। छोटी सी गली है वहां पे, वो उसको पता है कि इतनी छोटी गली में मैं इतनी स्पीड से चलाऊंगा तो कोई ना कोई तो मरने वाला ही है। रिस्क तो होएगी, होएगी या नहीं होएगी? समवन मैन गेट हर्ट, हो सकता है किसी को लग जाएगी, कोई मर भी सकता है। तो जब तुम उस चीज के बारे में जानते हो, मतलब तुमने क्या किया? वॉलंटरी ने किया। जब तुम अंधे हो क्या? वो लेन इतनी छोटी सी, नैरो का मतलब होता है बहुत पतली सी गली के अंदर तुम 80 की स्पीड में चला रहे हो, तो कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई भी आ जाएगा तुम्हारे गाड़ी के आगे। मतलब तुम्हें पता है ना, तो यू आर डूइंग दैट वॉलंटरीली, कर रहे हो ना जानबूझ के। जो होगा बाद में देखा जाएगा, तो देख क्या होने वाला है तेरे को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर न्यू मीनिंग दिया इस वॉलंटरी वर्ड को बाय होल्डिंग ओलिगा टेलिस का केस जो था, बॉम्बे का केस है ये, जहां पर the act of slum developers putting up their huts on a public footpaths and pavements cannot be described to be voluntary for the purpose of definition of criminal trespass. In 441 it be resulted to utter helpless the moral right of surveiller. अभी देखो लोग है ना बेचारे फुटपाथ पे, आपने देखे होंगे स्लम लोग होते हैं, झोपड़ा बना के सो जाते हैं, फुटपाथ पे ये करते हैं। तो उनका फुटपाथ पे सोना वॉलंटरी नहीं कहा जाएगा, कि उनको पता है कि हम मरने वाले हैं, गाड़ी रात में आ गई, कोई हीरो आ गया, ड्राइवर किसी नाम के और गले में लग गया, तो बोल नहीं सकते, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेसपास को मैम लेकर, सलमान खान ने कैसा है? अरे नाम नहीं लेते। हाँ यस, नाम नहीं लेते, इसीलिए तो मैंने तुमको वो बताया। ठीक है, चलो नाउ सेक्शन नंबर 40 पे आते हैं। आई थिंक 39 तक कोई क्लैरिफिकेशन देने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं लगा हार्ड है, टफ है, नहीं समझ में आया, इलस्ट्रेशंस के साथ में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, चिंता मत करना, खाली पढ़ना। मेरे ऊपर एक ही मेहरबानी करना, बस पढ़ना। ठीक है 35 क्या? 35 हाँ 35, बड़ा मुंह खुल रहे हैं 35। चलिए सेक्शन नंबर 40 क्या बोलता है
क्राइम डेफिनेशन और उसके असेंशियल स्टेजेस के बारे में बताता है, तो हम देखेंगे इसको बाद में। सेक्शन नंबर 41 स्पेशल लॉ के लिए बताता है। हम जब शुरू कर रहे थे ना आईपीसी, तब हमने स्पेशल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ क्या होता है, चीख चीख के मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। मैम सीआरपी सेक्शन 4 में भी है मैम ये। हाँ, वाओ, थैंक यू लावण्या, मैं सीख गई। नहीं मस्ती कर रही हो, गुड, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैम आप Should be. हाँ हाँ, वेरी गुड, ये होना चाहिए कि हमने इसको कहाँ पढ़ा है। वेरी गुड। अब स्पेशल लॉ इज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Now what comes under special law and what comes under local law? क्या आता है स्पेशल में, क्या आता है लोकल में, बताओ। मैंने लिखाया है आपको, बताओ बताओ, सीआरपीसी में भी लिखाया है मैंने कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या होता है। बताओ कौन से एक्ट्स आते हैं जो स्पेशल लॉ में आते हैं लोकल बेटा? लॉ टेनेंट एक्ट हो जाएगा यस, टेनेंट एक्ट हो जाएगा। और स्पेशल लॉ मैम एक्साइज एक्ट हो जाएगा। कौन सा, कौन सा? तो भी हो जाएगा, और मैम एससी एसटी वाला मैम भी हो जाएगा। एनडीपीएस। मैम हाँ, स्पेशल लॉ पर्टिकुलर क्लास होल इंडिया में एप्लीकेबल होगा और लोकल लॉ वेरियस स्टेट में एप्लीकेबल होगा। वेरी गुड। स्पेशल लॉ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी क्लास के लिए होता है और लोकल लॉ स्टेट के लिए होता है। हाँ वही तो। तो लोकल लॉ, इसने विकी ने करेक्ट ही बोला कि जैसे आप लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के बीच में डिफरेंस तो समझ ही चुके हो, इतना मुझे हाइपोथेटिकल होके बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, सो 41 एंड 42 इज क्लियर। इज देयर एनी कंफ्यूजन बिटवीन 41 एंड 42? पूजा, आप थे जब मैंने सीआरपीसी में आपको लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के बारे में लिखाया था कि लोकल लॉ में कौन से एक्ट्स आते हैं, स्पेशल लॉ में कौन से एक्ट्स आते हैं। अब जैसे कि उस्मा ने बता भी दिया, पूजा बेटा माइक ऑन करो। यस मैम। याद है आपको स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या होता है? नो मैम। क्यों भाई, क्यों नो मैन, क्यों भाई, क्यों बेटा? उस टाइम आप नहीं थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग भेजूं कि आप बैठी हुई हो उसमें? मैम थी मेरे को बहुत अच्छी Local law तरह से means याद होता है। like in Andhra Pradesh, Disha Act. या यू करेक्ट, Nirbhaya is special law for all India, madam. फॉर ऑल इंडिया, फॉर Yes, होल ma'am. इंडिया। Thank you, यस यस। कशिश बच्चा, आपको पता है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या होता है बच्चा? कशिश, हाँ बेटा, एक बार मुझे एक बार क्या करूं, रिपीट। मैं रिपीट करूं कि लोकल लॉ और स्पेशल लॉ क्या होता है? फिर मैं रिपीट करती हूँ, कसम खाओ कि कभी नहीं भूलोगी। आप जब बता दो। कहो, भगवान कसम, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, बोलो। चलो 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 चलो, मस्ती कर रही हूँ मैं। स्पेशल लॉ क्या होता है बेटा? जो स्पेशली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने सुना है पॉस्को या पॉक्सो जो आप बोलते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपने सुना है बेटा? एनडीपीएस एक्ट, पॉस्को के बारे में सुने है ना? पॉस्को के बारे में सुना है ना आपने? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में सुना है? एनडीपीएस के बारे में सुना है? एसटीएससी सुना है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में सुना है? हुए हैं। नहीं सुना? एसटी के बारे में तो सुने हुए हैं। हाँ, तो ये होते हैं सारे के सारे स्पेशल लॉ, ठीक है। और लोकल लॉ में आप देखिए कि हम महाराष्ट्र से हैं, तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट चलती है, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट चलती है। आप लोगों का जो सिटी होगा, जो शहर में आप रह रहे हो, जो स्टेट में आप रह रहे हो, उसकी लोकल लॉ होगी, है ना? होगी मैम। कौन सी होगी? कौन सी लोकल लॉ है आपके यहाँ पे? रेंट कंट्रोल कौन सी चलती है? मैम हाँ,
नहीं पता? ना मैम। हरियाणा से हो? विकी विकी कहाँ से हो नहीं ये मैम, दोनों? वैशाली से बिहार है। से, हाँ बिहार से ही। हाँ, तो हाँ। बिहार में कौन सा रेंट कंट्रोल एक्ट चलता है? हाँ विकी? मैम हमको भी नहीं पता है। अरे बाप रे, कौन से स्टेट में रहते हो, तुमको अपना बिहार का रेंट कंट्रोल नहीं पता? हाँ मैम कभी देखे ही नहीं, अभी कभी सर्च, अभी जरूरत ही नहीं पड़ा है कभी देखने पढ़ा की। ही नहीं? नहीं मैम। आपने ये नहीं पढ़ा है कि रेंट कंट्रोल एक्ट जो आपका 1983 में आया था, नहीं पता? मैम अभी हम लोग का सिलेबस नहीं है, इसलिए भी नहीं अरे पढ़े हैं। सिलेबस नहीं है तो पता तो होना चाहिए कि कौन सा रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता। जी मैम। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। मैम इसका नाम है बिहार बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट। हाँ अब बोलो, कॉल पे थी, बोलो क्या बोल रहे हो? मैम इसका नाम है बिहार बिल्डिंग ब्रैकेट में लीज रेंट इविक्शन कंट्रोल एक्ट 1982 का है। हाँ तो 1983 में प्रेसिडेंट से असेंट लिया गया था उसमें। आंध्र प्रदेश 1960 मैडम। ओके, आंध्र प्रदेश 1960। सोनिया, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, Yes, ma'am. व्हाट ईयर इज महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट? Ma'am, I don't know. महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट, No, ma'am, I don't व्हाई? know. I have not practiced in this. So what, sweetheart? Maharashtra Rent Control Act 1999, you don't know? No, ma'am. You have never studied? I have practiced also, but I don't remember the act just now. I mean, the year just now. Okay, but we should know because Yes. I'm asking from the मैक्सिमम other को पता नहीं states. होता है। Huh? Ma'am, I practiced also, but I forgot the year. Okay. It happens, but we Yeah, should ma'am, know. we become so used to doing it monotonously, mechanically. Yeah. And that's why Correct. yeah, and I said, no, I need to go back. We become overconfident also sometimes. Correct. So I'm back to class studying. Good. Nice. चलो। अब आप लोगों को एक होमवर्क है कि आपके यहाँ पर कौन सा लोकल एक्ट, महाराष्ट्र हमारा जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट चलता है, आपके यहाँ पे लैंड रेवेन्यू एक्ट कौन सा चलता है पता है आप लोगों को? मैंने एक लैंड रेवेन्यू एक्ट जो कि मेरे स्टेट का भी नहीं था, वो भी मैंने इस पे यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, देखना कभी तो भी जब भी टाइम मिलेगा, जो कि मेरा स्टेट का भी नहीं है, मैंने उन लोगों के स्टेट का बैठ के पढ़ाया था। इनफैक्ट मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ाया हुआ है वहां पे। मैम आपने कल वाली वीडियो डाल दी? नहीं बेटा, अभी डालूंगी थोड़ी देर में। मैं क्या करेंगे? रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। वेरी गुड, वी शुड नो बेटा ऑल दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया और आप बोलेंगे पता नहीं, तो कैसे चलेगा काम? ठीक है, चलो नाउ मूविंग फर्दर। सेक्शन नंबर 42 लोकल एक्ट के बारे में बताता है। अब ना कमिंग टू सेक्शन नंबर 43 इलीगल। इलीगल में क्या होना चाहिए? इलीगल का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, जो कि एक ऑफेंस है, जो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कानून आपको इसको करने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देता, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
विच फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, यानी कि आपको यहाँ पर सिविल एक्शन के लिए एक ग्राउंड बनता है। इलीगल, अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू whatever is illegal in him to omit, यानी कि लीगल जो है वो करना है, जो इलीगल है उसको कतई नहीं करना। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है कि मेल स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, इसमें क्या हुआ था, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था बिटवीन टू अनमैरिड पर्सन्स। होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, लिव इन रिलेशंस में हो जाता है। विथ कंसेंट डज नॉट अमाउंट टू इलीगल एक्ट अंडर 43 ऑफ द कोड। यहां पर उसे इलीगल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो दोनों की रजामंदी थी, इलीगल नहीं हुआ। अगर लड़की कंसेंट नहीं देती तो फिर वो इलीगल है। लड़की ने इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दे दिया तो वो लीगल तो नहीं होगा, लेकिन वो इलीगल के भाषा में नहीं रहेगा। समझा? 43 क्लियर बेटा? जिसमें आपने देखा कि वो एक ऑफेंस है, कानून उसे करने के लिए मना करता है, और वो एक ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन है। जो चीज करनी है लीगली करो, इलीगल कोई भी ना करो। इलीगल करोगे तो उसमें आप आओगे। तो जिसके साथ में आपको विद केस लॉ और मैंने इलस्ट्रेशन टाइप बता दिया। ओके, नाउ एनी डिफिकल्टी बचा? पूजा बेटा डिफिकल्टी है? नो मैम। कशिश? नो मैम। जूही? नो मैम। जूही कैसे लग रहा है ये क्लास आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है। जी जूही, हमने जो देखा तो वो है क्या ये? ये मतलब कभी इजी टाइम, वे में समझ में आ रहा है। इजी वे में समझ में आ रहा है ना? जब टाइम मैनेज हुई आप मेरे से एक बार बात करना। ओके। ठीक है, चलिए। सेक्शन नंबर 44 इंजुरी की बात करता है। तो वर्ड इंजुरी, एनी हार्म, एनी हार्म का मतलब क्या होता है? किसी तरह की चोट, किसी तरह की का ऐसा काम जो सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है। Whatever illegally caused to any person, जो भी इलीगली किया गया है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये ना ठोक डालो दिमाग के अंदर। पहले तो अपना बॉडी, दूसरा अपना दिमाग, तीसरा हमारी रेपुटेशन, चौथी हमारी प्रॉपर्टी। ये आ जाता है इंजुरी के अंदर कि कोई भी बंदा इन चीजों को अगर कुछ नुकसान पहुंचाता है तो उसे इंजुरी कहते हैं। लेकिन हाँ, 44 के अंदर हम लोग व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को कभी नहीं पकड़ पाते। ठीक है। 45 life. The word life denotes the life of a human being unless contrary appears from the context. The section talks about life of the human being. जो जीवन आपको दिया गया है, तो ये लाइफ जो है वो ह्यूमन बीइंग का लाइफ है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, इंसान हो, तो ये इंसान के जीवन की बात की जा रही है। ठीक है, ये इंसान के प्राणों की बात की जा रही है, उसके जीवन की बात की जा रही है। ओके। सेक्शन नंबर 46 डेथ की बात करता है। ये मुझे बताने की क्या जरूरत है कि डेथ मींस अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इंसान की मौत। 46 आपको ये बोलता है कि ह्यूमन बीइंग और छोड़ के, पर ये सेक्शन आपको क्लियरली बोलता है इंसान की मौत, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, इंसान 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 जो हम सब है, मैन वुमेन। ठीक है। 47 एनिमल। मैम बट किसी जानवर को भी मारते हैं तो केस तो होता तो है। आ रहे ना बेटा 47 पे, जानवर पे एनिमल है ना, आ रहे 47 पे भी आएंगे एनिमल को लेकर। ये लिविंग क्रिएचर है जो इंसान नहीं है तो जीता जागता, जो इसके अंदर प्राण है, जो खाता है, जो पीता है, पर इंसान नहीं है, तो वो जानवर है जो लिविंग क्रिएचर है। ठीक है। 48 क्या बोलता है? वेसल। अब इसमें क्या होता है? वाटर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ,
48 वेसल क्या होता है? What do you mean by vessel? For the conveyance by water of human beings or of property. इसका मतलब क्या है? रीड तो कर लिया आपने, वेसल क्या मतलब क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी, मेड फॉर द, बना हुआ, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? बताओ। एनीथिंग फॉर इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। मैम इंसान के कन्वीनियंस के लिए। आवाज नहीं आ पा रहा है इसका। जो मतलब पानी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, उससे वेसल कहा जाता है, जो पानी जैसे के लिए यूज। मैम हाँ हाँ शिप पे कोई मैम चीज जो इंसान के कन्वीनियंस के लिए यूज होती है हाँ और हाँ इंसान की प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, लेकिन इंसान के कन्वीनियंस के लिए क्या यूज होती है? शिप, बोट। मैम शिप पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं वो वेसल में आएगा। मैडम फ्लोटिंग वेसल्स मैडम लाइक आईएनएस जलस्वा, यस, फ्लोटिंग वेसल शिप है परफेक्ट, फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्पस। for मैम वही तो हम बोले transportation हैं। purpose. Import, It's a export. vessel, import and export. That is called a vessel. घड़ी घड़ी तो पूछ रही हूँ, कन्वेंस बता रहे हो, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो बोलो। ये तो मैम बोलो कि जो, हाँ मैम बोला यही तो था। हम भी बोले हैं। है, कहाँ बोला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? कहाँ बोला? बोला था मैम मैम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोले हैं, बट मैम ये बोले हैं कि शिप पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। ऐसे बोला था। तुमने ऐसे तो बोला ये था, तो तुमने आ वैसे जाएगा बोला। ही। हाँ, लफड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। ओके 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 चलो। 49 आपको क्या बोलता है? ईयर और मंथ की बात करता है। Wherever the word year या month यूज किया जाता है, इसे समझने की बात है कि year और month is to be reckoned according to the British calendar। अभी आपको सबको पता है कि जो ब्रिटिश कैलेंडर है उसके हिसाब से ही हम लोग साल, हैप्पी न्यू ईयर और एवरी मंथ जनवरी फरवरी मनाते हैं। तो दिस इज एन ईयर और मंथ। 50 जो है वो आपको बोलता है कि one of those portions of the chapter of this course are distinguished to be a prefixed numerical figures। अब इसमें जो न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं वो 51 में आते हैं, सॉरी 50 में आते हैं। इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 50 तक करा दो, पूरा लिखना है मैम प्लीज। 51 थोड़ा थोड़ा जाऊंगी। 51 ओथ क्या होता है? जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। भगवान कसम सच कह रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। जो म्हणतात मी खरं म्हणते, मी खोटं सांगत नाही। मराठी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मराठी। एफिडेविट देते हैं जो एफिडेविट देते हैं वो ओथ में आता है, ठीक है। इट इज अ सोलोमन अफर्मेशन जो कि सब्स्टिट्यूट बाय लॉ होता है। मैंने एफिडेविट कैसे प्रिपेयर करते हैं आप लोगों को ये भी दिखाया है। आई सो एंड सो, याद है ना? एज सो एंड सो, ऑक्यूपेशन सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, डू हियरबाय स्टेट सोलोमन अफर्मेशन दैट, यानी कि वो कसम खा के कह रहा है कि इसमें जो लिखा है सच लिखा है। उसमें जैसे ही हमारा खत्म होता है तो हम लिखते हैं कि वॉट एवर इज स्टेटेड अबाउट इज ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बिलीव एंड इंफॉर्मेशन, एंड आई हैव अफेक्ट्स माई सिग्नेचर ऑन दिस एफिडेविट। है ना? कि जो भी इसमें लिखा है वो सही लिखा है, मुझे इस चीज के बारे में सारी जानकारी है और मैंने इस एफिडेविट को खुद अपने हाथों से साइन किया है या अंगूठा लगाया है ऑन दिस डेट, ठीक है। इसे कहते हैं ओथ। ओथ एक डिक्लेरेशन होती है, कानूनन आप उस चीज को कहते हो। यानी आप कोर्ट के सामने अगर झूठ बोलते हो तो आईपीसी में ले चलूंगी कि कौन से सेक्शन में मरोगे, ठीक है। फॉर पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर द कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, ठीक है। अब जब हम 164 की स्टेटमेंट पे आएंगे, ओथ और इस पे आएंगे, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ओथ और 164 का जब स्टेटमेंट का घमासान होता है तो वो कैसे होता है।
तो ये सेक्शन आपको एक्सप्लेन करता है ओथ के बारे में, एक सोलोमन अफर्मेशन जो आपको सही सही बोलता है कि जो भी मैं कोर्ट के सामने बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? मेरा दिल मैम। तो है मैं आगे भी सिखाऊं। मैम यहीं तक करा दो मैम, पूरा लिखेंगे ना पूरा प्लीज मैम। तबीयत भी ठीक नहीं है, कहाँ से लिखोगी? मैम तबियत वाली मैम बात बस 2 सेक्शन और है। तो इसीलिए तो कहा मैंने, इसीलिए तो कहा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना। 52 और 52 है, पूरा चैप्टर खत्म ना बेटा। थोड़ा सा पेशेंस, यस मैम, यस मैम। थोड़ा सा पेशेंस स्वीटहार्ट, Yes, ma'am. थोड़ा सा। मैं दुश्मन नहीं हूँ आपकी। नो मैम। सेक्शन नंबर 52 गुड फेथ की बात करता है। देखो गुड फेथ जहां पर आया ना, वहां पर बिलीफ तो ऐसा आ जाता है कि जो ड्यू केयर एंड अटेंशन की बात करता है। आपको पता है बाबा लोगों के पास में कितना गुड फेथ में लोग जाते हैं, चमत्कारी बाबा है, ये देगा ये हो जाएगा, अच्छा बेटा नहीं हो रहा है ये ले, ये खा, बबूती खा, टीका लगा, आई डोंट नो व्हाट 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 व्हाट। तो दैट्स ऑन अ गुड फेथ ना, यू गो टू दैट पीपल, मैम यू इसमें अप्रोच द सेक्शन 88 आ पीपल। जाएगा। मैम ताबीज वगैरह भी देते हैं मैम। हाँ हाँ, आएंगे 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 शिवा, you know no, this all happens in our state, like people go to such babas and all, they ask them ma'am. about this, you Yes, know ma'am. ना, this all मैम होल happens, इंडिया में है। तेरा whole बाबा, India में है। हाँ तेरा बाबा। बिहार में ज्यादा अभी वो कौन सा बाबा चल रहा है वेरी इफेक्टिवली, वो कौन सा बिहार चल रहा है? धीरेन्द्र नाथ स्वामी, धीरेन्द्र नाथ स्वामी। हाँ धीरेन्द्र नाथ स्वामी, अब वो चल रहा है फेमस, भागेश्वर धाम, करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। बागेश्वर धाम। तो यही है गुड फेथ में जाओ तुम, गुड फेथ में जाओ, माथा वाता टेको, तो बिलीव रखो, आपको केयर एंड अटेंशन साथ में मिलेगी। तो 52 कभी नहीं नहीं भूलोगे। मैम, वहाँ पर सब पोल खुल जाता है। हाँ तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाओ, तुम्हारा भी पोल खुल जाएगा विक्की, है ना। तो यहाँ पर ये केस है हयात वर्सेस एम्परर का। अक्यूज सॉ अ स्टॉपिंग चाइल्ड एट अ प्लेस which was believed by him and other villagers to be haunted. बाप रे, भूत आया, ठीक है। He killed the child before discovering his mistake. It was held that his act could not be held to be done in good faith, यानी कि ये एक्ट को गुड फेथ में कहाँ माना जाएगा? ये तो केयरलेसनेस है, ये तो नेग्लिजेंस है। यहाँ पर कहाँ से आया गुड फेथ? गुड फेथ में तो किसी का अच्छा किया जाता है। और जैसे धीरेन्द्र शास्त्री पोल खोलेगा तो वो केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस नहीं है क्या? उसकी वजह से किसी ने फांसी दे दी और मर गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया उसके ऊपर। प्ली ऑफ गुड फेथ एज डिफेंस, बहुत सारे लोग गुड फेथ में किया है ऐसा डिफेंस तो बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर एग्जम्पशंस पे आएंगे, जब आप 76 सेक्शन देखोगे, 77 देखोगे, 78 देखोगे, 79, 93, 300, उसके बाद में 339, देखो देखो देखो, ये सब सारे सेक्शंस में जब आप आओगे तो आपको गुड फेथ का और भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पे गुड फेथ को कैसे लिया गया है। तो यू वांट लेट मी हैव अ, कि जब मैं 76 पे आऊं तब आपको यहाँ ले आऊं, पर यहाँ पे फिर भी मैं कराऊंगी, हम 76 में जाएंगे तब भी वहां पे उसको पढ़ेंगे। तो गुड फेथ का 76 यहाँ मैम पे देखते हैं। 88 में भी तो है। आएंगे आएंगे आएंगे, 88 में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, 80 में भी ले लो, है ना। फिलहाल के लिए तो गुड फेथ क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। एक्ट डन बाय अ पर्सन हु, यानी कि कौन ऐसी चीज किसी पर्सन ने की है बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ believes himself to be bound by law to do it, यानी कि वो ऐसा काम जो उसको कानून उसको बोलता है जा बेटा कर, जा सिमरन भाग, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो ये सिमरन भागी और जी ली अपनी जिंदगी, तो बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और गुड फेथ में भागी वो बेचारी। तो सेकंड आता है एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर व्हिच इन गुड फेथ ही बिलीव्स इफ टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। अब है ना, बेचारे जजेस ये चाहते हैं कि शादी ना टूटे, है ना। तो गुड फेथ में आकर ऐसी जुडिशियल गलती कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं भी करनी चाहिए।
तो एग्जाम्पशन है ना भाई उनको, गुड फेथ में किया। एक्ट डन इन परसुएंट टू द जजमेंट और एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन। जैसे मैम डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया हाँ ऑपरेशन थिएटर में हाँ हाँ, आएंगे आएंगे। अरे 76 77 जब मैं आपको लेके जाऊंगी ना तो एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, केस लॉज सब कुछ दूंगी। अभी तो सिर्फ आपको ऐसे दिया जा रहा है कि ये लो स्पून में थोड़ा थोड़ा लो, आप थोड़ा देखो क्या होता है, ठीक है। ये तो खाली ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। चल अब उसके बाद में notwithstanding the court who had no jurisdiction to pass such order or judgment provided the person doing the act in good faith believes that the court has a jurisdiction। अब गलती से गलती तो हो ही जाती है। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे इस कोर्ट को, मुझे इस जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को सुनने के लिए, लेकिन गुड फेथ में मैंने ये समझ लिया कि मुझे जुरिस्डिक्शन है और मैंने जजमेंट और ऑर्डर कर दिया। तो मैंने वो गुड फेथ में किया ना, मुझे थोड़ी उससे कोई, वो मेरा रिश्तेदार थोड़ी लगता था या मेरे कोई जानकार और पहचान वाला थोड़ी था। मैंने तो गुड फेथ में किया ना, मुझे जुरिस्डिक्शन नहीं थी, मुझे नहीं पता था, मैंने फिर भी जुरिस्डिक्शन नहीं होते हुए मैंने जजमेंट और ऑर्डर दे दिया, गुड फेथ में दिया, ठीक है। चल एक्ट डन बाय अ पर्सन और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय। अगर ऐसी कोई बात है जो उसमें उसको लगता है कि लॉज को जस्टिफाई करता है, हाँ करते हैं, तो क्या हो गया, तो ये आता है 79 में। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, किसी को बेनिफिट हो इवन विदाउट पर्सन कंसेंट, यानी कि हम कोई ऐसी चीज करते हैं ना कि बिना किसी, जैसे हमारे विक्की ने क्या किया, बिना मेरे कंसेंट के क्या किया, ग्रुप को डिलीट कर दिया, तो गुड फेथ में किया ना कि मुझे बेनिफिट हो गया बहुत सारे, है ना। तो ये एग्जाम्पल तो विक्की को शॉर्ट लगता है ना विक्की। चलो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कभी भी नहीं भूलोगे 92 को विक्की। देखो communication made in good faith even though harm may ensure to the person to whom it has been made for the benefit of that person। अभी communication जब भी हम good faith में नहीं किया, हाँ ऐसा था, चल बहन चुगली करें, और उसे लग रहा है कि उसको benefit हो रहा है, तो this is under this, okay। culpable homicide is not murder if the offender is a public servant or aiding in the public। अभी public servant बेचारा अगर अपने ड्यूटी करते समय उसको ऐसा कुछ भी करना पड़ता है, क्योंकि उसको तो है ना पिस्टल वगैरह उसको दी गई है कि भाई तू कैसे होता है चल मार उसको, और लॉफुल अगर करता है उसके ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पर तो उसको एग्जम्पशन है ना, वो आम इंसान थोड़ी है, वो पब्लिक सर्वेंट है। obstruction of a private over land, water in which a person in a good faith believes himself to be a lawful right to obstruct is not an offense for wrongful restraint। अभी यहाँ पे ना जब हम wrongful restraint पे आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है किसी के लैंड पे किसी पे कब्जा कर देना गुड फेथ में कि अरे ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मैं यहाँ पे सालों से रहती थी, तो ये एक्सेप्शन टू 339 है। बताऊंगी जब 339 पे आऊंगी ना तो हिट ओवर द सोल बताऊंगी आपको मैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इन अ गुड फेथ इज एन ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अभी यहाँ पर क्या होता है ना, जो भी कैरेक्टर पब्लिक सर्वेंट का होता है कि वो अपना काम कर रहा है ना, देश की रक्षा करने के लिए उसने किसी आदमी को मार दिया जो ऐसे लग रहा है कि आतंकवादी है, तो वो कहीं ना कहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या उससे ये पूछा जाएगा कि आतंकवादी को क्यों मारा भाई तूने, है ना। तो गुड फेथ में वो क्या किया, उसने अपना काम किया जो उसको गुड फेथ में करना चाहिए था, ओके। चलो ना 52A, यहां पर जब आप हार्बर पे आते हो, सुना होगा ये हार्बर जो है ना, ये कोई मामूली बात नहीं कह रही हूं यहाँ पे, हार्बर, ये व्हाट यू मीन बाय हार्बर। पहले मैं यहाँ से जाने से पहले ना पहले आपको मैं बताऊंगी कि हार्बर होता क्या है, नहीं तो मजा नहीं है इसको पढ़ने के लिए। व्हाट यू मीन बाय हार्बर, पनाह देना, पनाह देना। मैम वाइफोर्समेंट इस पे एक्सेप्शन होते हैं ना मैम। हाँ है तो, पर हार्बर क्या होता है, किसी को अपने घर में मतलब रुकवाना। तो हमने इसको सीआरपीसी में कहाँ पे पढ़ा था, कौन से सेक्शन में पढ़ा था, जब विलेजर्स अपने किसी को पनाह देने की कोशिश कर रहे थे। सबकी मुंडियां ऊपर क्यों जा रही है, मैं मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं हार्बर, शिपिंग हार्बर,
मैम सेक्शन ही याद नहीं आ रहा है कौन कौन सेक्शन है। हाँ, सोचो 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 सोचो, ऐसा मत करो। मेरी उस्मा को तो याद होना ही चाहिए। मैम कहाँ उसको पढ़ा याद था नहीं है। उस्मा? नहीं नहीं, उसको होना ही चाहिए। सोचो, मैं एक ही सेकंड में बता दूंगी और फिर बाद में बोला अरे। हाँ चलो, मैं किसी और से पूछती हूँ। लेट मी आस्क हर्षिता, व्हाई उस्मा ओनली, व्हाई विक्की ओनली? ये लोग भी तो। हर्षिता, यू वर देयर इन द क्लास, टेल मी व्हिच इज द सेक्शन व्हिच सेज अ विलेजर को अगर कोई भी ऐसा आतंकवादी है या कोई उसको पनाह देने की कोशिश करता है तो वो कौन सा सेक्शन है? हर्षिता, मैम नहीं नहीं, आप रुको आप रुको, आप रुको बेटा, आप रुको, अब हम जानते हैं आपको। चलो चलो हर्षिता, उसे नटोरियस रिसीवर भी कहा जाता है। चलो, अरे हिंट भी दे दिया यार, अब इससे ज्यादा क्या मैं आपके घर में आ जाऊं? रखोगे मुझे? मैम सेक्शन 41A, मैम 41 में है क्या? अभी देख थप्पड़ दूं क्या कान के नीचे? तुमको नहीं बोल रहा था। ओ सॉरी वो मैम। 41A तो है नहीं, पहली बात तो। वही तो। 41, आई एम सेइंग 41। वो भी नहीं है। अभी सोचो, अभी सोचो। मैम वही तो है मैम, अरेस्ट विदाउट वारंट वाले में। नहीं है। मुझे उस्मा पंजाब की टिकट तो निकाल के दो बेटा, ऑनलाइन। मैं जाती हूँ उससे, मम्मी से मिलने के लिए। मैम हरियाणा से। हाँ, हरियाणा जाती हूँ, ठीक है, जहां भी रहती हूँ वहां पे आती हूँ। शिवा, टेल मी व्हिच वाज दैट section about notorious receiver under CRBC? Where have you studied about notorious receiver? I'm unable to recollect, ma'am. ओके फाइन। गौरव, आपने कहाँ पढ़ा था नटोरियस रिसीवर के बारे में? I think 40 ओके, होल्ड ऑन शिवा। 40. शिवा, Yes, होल्ड section ऑन। 40. सेक्शन 40 गौरव। 44 तो मैम अरेस्ट मजिस्ट्रेट वाला है ना मैम, 44 तो। हाँ गौरव। Yes, मैम सेक्शन 40 हो 42 40 में। 4040 ओके, वेट Yes. वेट वेट। कशिश, नटोरियस रिसीवर के बारे में कौन से सेक्शन में सुना था आपने मुझसे? सॉरी मैम, याद नहीं है। विक्की, आप इन दोनों की मम्मी से बात करो, पूजा की और कशिश से। जब भी हम पूछने जाते हैं कहती है याद नहीं है, हम तो वहां आ नहीं सकते, है ना? ठीक है मैम। पूजा, आप अपनी मम्मी से आपको बात नंबर भेजते करवाइए हैं। हमें। आप हमें जानती नहीं, हमें गुस्सा आ गया तो विक्की से पूछ लीजिए। जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी की नहीं सुनते पूजा। तो हमें बिहारी बनने के लिए भी 2 मिनट नहीं लगेंगे। Bihari Chains. हम कौन से वाला है मैम? हाँ, It's section 40. what उसमें बोलिए। section 40. yes, the section is 40 correct। तो ठीक है, हार्बर आप समझ गए हो, हार्बर को एक बार रीड कर लेना, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। 52A के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। वाइफ कुड नॉट बी चार्ज फॉर हार्बरिंग हस्बैंड merely because she was living with her, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पति को लेकर क्या शेल्टर नहीं दे सकता क्या? मुझे तो ये 52A का ये बहुत अच्छा केस लगता है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी एंड अदर्स, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहता है कि क्या क्या पति और पत्नी साथ में ही तो रहते हैं ना, इसका मतलब थोड़ी होता है कि उसको पनाह देगा, है ना? चलो, आई मैम वो तो होप छुपा भी सकती है, बोलेगी इसे मैं नहीं भले घर पे छुपाए नहीं ना, है। भले छुपाए ना, भले छुपाए ना। पति और पत्नी एक ही होते हैं, जब शादी होती है तो एक ही सोल हो जाते हैं, है ना? चलिए,
चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, 52 सेक्शंस फुल्ली कंप्लीट। आईपीसी में 52 सेक्शंस मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। कल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, तो चैप्टर नंबर 3 की तैयारी आप मेरे साथ ही करना, पढ़ना मत, कुछ टेंशन मत लेना, नहीं तो बैठ के पढ़ोगे और बाद में टेंशन लेते रहोगे। ओके, यहां तक कोई भी डिफिकल्टी? मैम होगा तो पूछ लेंगे। नो मैम। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा कल चैप्टर नंबर 3 भी हो ही जाएगा। ओके, कल Yes, मेरा ma'am. चैप्टर नंबर 3 भी हो जाएगा। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट। नाउ हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन आईपीसी? किसको पता है कितने चैप्टर्स होते हैं आईपीसी के अंदर? 23. सेक्शन मैम 511। Section 511. सेक्शन Section 511। 11 and chapter is 20. 511। यस मैम। मैं आपको दिखाऊं, जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तो मैं कैसे काम करती थी, आपको दिखाती हूँ। मैम इंडेक्स भी बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज। हाँ, मैंने तो बनाया है, आपने? मैम हम भी बनाए हैं मैम इंडेक्स। एक ही पेज में ऐसे, ये एक ही पेज में बना हुआ है। 511 सेक्शंस एक ही पेज में मैंने लिखे हैं। ये ड्यूरिंग माय क्लास, ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम्स में ऐसा काम करती थी, बैठ के लिख लो, लिखो लिखो लिखो, पूरा टाइम लिखो। मैम ऐसा हम कॉलेज में सबमिट कर दिए हैं। सबमिट कर दिए? यस मैम, बना करके। तो आप लोग कब बना के भेज रहे हो मुझे ये? मैम ये ग्रुप में भेज देंगे कल। मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगी, पर तुम्हारी मेहनत तो फिर रह जाएगी ना, तुम बनाओ। मैं अभी भेज दूंगी 1 ही मिनट के अंदर, फिर तुम क्या करोगी? सेम वैसे ही बना लेंगे। बेटा क्या फायदा? यू शो योर ओन दिस थिंग ना, व्हाई यू वांट टू मैम कॉपी? मैम बिकम फिर योर कार्डबोर्ड ओन नहीं है। मास्टर, बिकम योर ओन मास्टर स्वीटहार्ट। ओके मैम। ओके मैम।